तो आज हम कल से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल प्रीवियस लेक्चर में इतिहास वाले खंड को शुरू किया था और कुछ अपरिहार्य कारणों से उस लेक्चर को फिनिश करना पड़ा था। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उस लेक्चर में हमने जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करवाएंगे। ये इतिहास का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम फर्स्ट लेक्चर में अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस आपको बनवा दी थी। फिर एक बार आपको लर्न करवा देते हैं कि 18वीं पहला चैप्टर था हमारा 18वीं सदी का इतिहास, और 18वीं सदी के इतिहास में हमने दो उप सब्जेक्ट बनाए थे, दो खंड बनाए थे। पहला खंड था, पहला सब चैप्टर था 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और दूसरा चैप्टर था हमारा 18वीं सदी का उत्तरार्ध। तो फर्स्ट सब चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे 18वीं सदी का पूर्वार्ध, और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में हमें क्या 3 चैप्टर को कवर करना था या 3 मुद्दों को कवर करना था। पहला कवर मुद्दा था आपका मुगल साम्राज्य का विघटन, फिर दूसरा मुद्दा था क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति, और तीसरा मुद्दा था 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन। और मूल्यांकन किस बेस पे करना है? राजनीतिक मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन और सांस्कृतिक मूल्यांकन। तो हमारा स्टार्ट क्या होगा? पहली हेडिंग क्या होगी कि मुगल साम्राज्य का विघटन, और हमने यहाँ पर मुगल साम्राज्य के विघटन, मुगल एम्पायर का हेडिंग आपको डलवाई थी, और इसके बाद हमने कहा था आप नोट कीजिए। तो वहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हेडिंग डाल लीजिए मुगल साम्राज्य का विघटन, और उसमें आप नोट कीजिए मुगल साम्राज्य के विघटन में आपको आगे नोट करना है मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में से था। मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में से एक था जिसका अखिल भारतीय विस्तार था। आगे लिखना, मुगल साम्राज्य मुस्लिम विश्व का एक प्रतिष्ठित साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य मुस्लिम विश्व का प्रतिष्ठित साम्राज्य था, किंतु 18वीं सदी के आरंभ में मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। किंतु 18वीं सदी के प्रारंभ में या 18वीं सदी के शुरुआत में मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, और भारत में पुनः एक बार बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हो गई। इसको हम समझाते हैं कि हमने लिखवाया है मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में से था जिसका अखिल भारतीय विस्तार था। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था, भारत भर में नहीं था मुगल साम्राज्य भारत में था, लेकिन विश्व स्तर पर देखें तो मुस्लिम साम्राज्य कहीं और पे भी थे। एक ईरान में था, एक तुर्की में था, एक मंगोल में था। इस प्रकार के जो मंगोल थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिया था, वही अंत में मुगल कहलाए जो भारत में आए थे। ठीक है, तो हमने लिखा मुगल साम्राज्य उन गिने चुने साम्राज्यों में से था जिसका अखिल भारतीय विस्तार था। इसका अखिल भारतीय विस्तार था, भारत पर पूरा विस्तार था। लगभग कुछ अपवाद के रूप में रख सकते हो, जैसे कि दक्षिण भारत में इसका विस्तार नहीं था लगभग, लेकिन इसका विस्तार सब कहीं था। काबुल, गजनी, कांधार, हिंदू कुश रीजन तक इसका विस्तार था। ठीक है, कुछ दक्षिण भारत में नहीं था, उसको अपवाद के रूप में रख सकते हो। फिर बताया मुगल साम्राज्य मुस्लिम विश्व का एक प्रतिष्ठित साम्राज्य था। इसका मत बताने का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से भारत में एक मुगल साम्राज्य था, ठीक उसी प्रकार से ईरान में एक मुस्लिमों का साम्राज्य या एम्पायर था जिसको कहते थे सफावी साम्राज्य। तुर्की में एक साम्राज्य था जिसको कहते थे ऑटोमन साम्राज्य। मुस्लिम समुदाय का ये साम्राज्य था तुर्की में जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहते थे। ठीक है, तो ये विश्व स्तर पर देखें तो तुर्की में एक ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो ईरान में एक सफावी साम्राज्य था, और इंडिया में मुगल साम्राज्य था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 18वीं सदी के प्रारंभ से इसका विघटन स्टार्ट हुआ। अब विघटन के क्या कारण थे उसको हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा दे दें, इसके विघटन के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट था बाहरी आक्रमण, दूसरा था आंतरिक हलचल। ठीक है, आंतरिक आक्रमण, आंतरिक कारक भी था और बाहरी कारक था। बाहरी कारक में आपने देखा हो अफगानी शक्तियाँ भारत में
इस समय आ रही थी। ठीक है, तो उसका एक कारण बन रहा था, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा था, नादिर शाह आ रहा था, इनके आक्रमण के कारण भी बनते हैं। और दूसरे अंदरूनी कारण भी थे, इंटीरियर में भी अंदर कारण थे, जैसे कि मराठा शक्ति भी हलचल पैदा कर रही थी, इसलिए निम्नलिखित कारण थे। फिर हमने यहाँ पर बताया इसका विघटन के बाद मुग़ल साम्राज्य, जैसे आप लेट सपोज मान लें एक बड़ा पत्थर है, उसको फेंक दें तो टूट जाएगा, छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य एक बड़ा सा पत्थर मान लेते हैं, वो टूट रहा था उस समय, और उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे भागों में भारत में राज्य स्थापित हो रहे थे। ठीक है, तो बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हो रही थी। मुग़ल साम्राज्य जैसे जैसे टूटता जा रहा था और भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम होती जा रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन लिख ली और डेफिनेशन आपके समझ में आ गई ना। फिर दूसरा मुद्दा अपना यहाँ पर क्या था कि क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति, यानी 18वीं सदी में के पूर्वार्ध में क्षेत्रीय राज्य स्टेट की स्थिति क्या थी। तो दूसरी हेडिंग आपकी होगी क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति। इसमें आपको हेडिंग डालो और इसमें आप लिखना स्टार्ट करें, क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति में लिखना स्टार्ट करें कि मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में 3 प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए। वो राज्य कौन कौन से थे वो भी लिख लें। 3 प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए। पहला राज्य था उत्तराधिकारी राज्य, दूसरा था विद्रोह द्वारा राज, मुगलों से, हाँ विद्रोह लिख लो, मुगलों से विद्रोह कर, विद्रोह द्वारा राज, और तीसरा था मुगलों की परिधि से बाहर के राज्य। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी हेडिंग होगी क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति क्या थी। मुग़ल साम्राज्य टूट रहा था, ठीक है, इसके बाद बहुराज्य व्यवस्था कायम हो रही थी और उस समय 3 प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए थे। पहला राज्य था उत्तराधिकारी राज। उत्तराधिकारी राज का मतलब ये था जो मुग़लों के अंदर से ही निकला था, मुग़लों के अंदर से ही निकला था। इसकी थीम्स अगर हम बताएं आपको, औरंगजेब के टाइम पर एक बड़ा साम्राज्य था, तो इतना बड़ा साम्राज्य हो गया था कि औरंगजेब उसको नहीं संभाल पा रहा था। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में सभी जगहों पर एक एक नवाब स्थापित कर दिए थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और जो नवाब, जैसे बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, हैदराबाद का नवाब, अलग अलग नवाब स्थापित कर दिए थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब था उसने अपने राज्य को अलग स्वतंत्र कर लिया, अवध को अलग स्वतंत्र कर लिया, और हैदराबाद के नवाब ने अपने राज्य को अलग स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, जो मुग़लों से ही निकला था, मुग़लों के ही अधिकारियों से यह राज बने थे, उनको उत्तराधिकारी राज कहते हैं। जो कि 3 प्रकार के राज थे। पहला था आपका बंगाल, दूसरा था अवध, तीसरा था आपका हैदराबाद। जो बंगाल उत्तराधिकारी राज थे, जो मुग़लों से ही निकले थे, वो बंगाल था, एक अवध था, तीसरा आपका हैदराबाद था। ठीक है ना। और फिर दूसरे प्रकार के राज आए थे विद्रोह द्वारा राज, जिन्होंने मुग़लों से युद्ध करके अपने स्वतंत्र राज्य बनाए, वो थे विद्रोही राज। जो 4 प्रकार के राज अस्तित्व में आए थे, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में आप लिख सकते हो सिख राज, दूसरा लिख सकते हो जाट, तीसरा रोहेला, सिख हो गया, मराठे हो गए, मराठा राज, और तीसरा आपको लिखना है जाट राज, और चौथा लिखना है रोहेला राज। तो
उत्तराधिकारी राज 3 थे जो मुग़लों से ही निकले थे, बंगाल, अवध, हैदराबाद। और जो मुग़लों से जिसने युद्ध करके अपने स्वतंत्र राज बनाए वो था सिख राज, मराठा राज, जाट राज और रोहिला राज। और जो मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल एम्पायर की परिधि में कभी थे ही नहीं, वो राज्य जो बने उन राज्यों को कहते थे मुग़ल की परिधि के बाहर के राज, जो कि 2 प्रकार के राज थे। पहला था आपका मैसूर जानते हो, हैदर अली और टीपू सुल्तान, मैसूर। और दूसरा था आपका त्रावणकोर। ये आपको इतना करना है। इतने करने के बाद 18वीं सदी का पूर्वार्ध आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन राज्यों को आपको पढ़ना है, इस राज्य की स्थापना किसने की, किसने की, ठीक है, और कैसे स्वतंत्र राज्य बना। फिर रिपीट कर देते हैं कि क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति में आपको मतलब कि जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हुआ तो 3 प्रकार के ही राज्य अस्तित्व में आए। एक उत्तराधिकारी, दूसरा विद्रोह राज, तीसरा मुग़ल की परिधि के बाहर के राज्य। उत्तराधिकारी राज में 3 राज्य स्टेट आए, बंगाल, अवध, हैदराबाद। और विद्रोह द्वारा राज्य में सिख, मराठे, जाट और रोहिला। और जो मुग़ल की परिधि के बाहर ही थे, वो कभी मुग़लों के अंडर में आए नहीं थे, वो 2 प्रकार के राज्य अस्तित्व में आए, जिसका मैसूर कहते थे, दूसरा त्रावणकोर कहते थे। अब हमारी हेडिंग होगी उत्तराधिकारी राज। और उत्तराधिकारी राज में पहले हम बंगाल को कवर करेंगे, फिर अवध को कवर करेंगे, फिर हैदराबाद को कवर करेंगे। फिर दूसरी हेडिंग होगी विद्रोह द्वारा राज, सिख को कवर करेंगे, मराठी को कवर करेंगे, जाट को कवर करेंगे और रोहिला को कवर करेंगे। और थर्ड हेडिंग्स होगी आपकी मुग़लों की परिधि के बाहर के राज, जिसमें आपको मैसूर और त्रावणकोर की पूरी कहानी बताई जाएगी और आपको हम नोट करवा देंगे। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ना है, उत्तराधिकारी राज। उत्तराधिकारी राज में से ही हमें 3 राज्य करना है, तो उसको हम पहले हेडिंग डाल लीजिए उत्तराधिकारी राज। हेडिंग डालो आप उत्तराधिकारी राज। उत्तराधिकारी राज में आप ए पॉइंट डाल दो बंगाल, बी पॉइंट डाल दो अवध, सी पॉइंट डाल दो हैदराबाद। ठीक है, ये पॉइंट डालने के बाद एक आगे आप न्यू हेडिंग्स बनाओ बंगाल। पहला आप डालें बंगाल, ए नंबर पॉइंट डालें आप बंगाल। और बंगाल में आप लिखना स्टार्ट करें। बंगाल का देखते हैं। बंगाल में आप यहाँ पर बंगाल में हेडिंग डाल के बंगाल में लिखें मुर्शिद कुली खान। बंगाल में मुर्शिद कुली खान को एक अधिकारी के रूप में, मुग़लों के द्वारा एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान को एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खान ने अनौपचारिक तरीके से अपने राज्य बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। फिर आगे के उत्तराधिकारी अलीवर्दी खान ने औपचारिक रूप से या फॉर्मल तरीके से अपने राज्य बंगाल को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया। 2 लोगों के नाम आए। जब औरंगजेब था, औरंगजेब ने बंगाल में एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खान ने अनौपचारिक तरीके से बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। अनौपचारिक तरीके से मतलब व्यवहार में उसको अलग कर लिया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उससे अलग नहीं हुआ। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू वगैरह वो मुर्शिद कुली खान मुग़लों को देता रहा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे का एक नवाब आया जिसका नाम था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने फॉर्मल तरीके से बंगाल को स्वतंत्र कर दिया और अब बंगाल से जो रेवेन्यू टैक्स जाता था मुग़ल साम्राज्य के पास, वो टैक्स जाना बंद कर दिया। ओके, यही लिखना था बस। फिर दूसरी हेडिंग डाल लीजिए आप अवध। अच्छा, बंगाल जैसे लेट सपोज ये इंडिया है, तो इसके बाद ये बंगाल है, इसके ऊपर ही था अवध। ठीक है, ये बंगाल था, ये अवध था। ठीक है, तो यहाँ पर आप डालिए हेडिंग अवध। और अवध में 3 लोगों के आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। चलो करते हैं। अवध शहादत खान के अंतर्गत मतलब कि औरंगजेब ने शहादत खान को अवध का एक अधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, शहादत खान के अंतर्गत
बंगाल को शहादत खान के अंतर्गत, सॉरी इसको काट दो, फिर से लिखवाते हैं, अवध। अवध में आप लिख लीजिए कि यह अवध डाला, अवध के आगे लिख लीजिए यह बंगाल का पड़ोसी राज्य था। ठीक है, शहादत खान के अंतर्गत अवध राज्य को स्वतंत्र बनाया गया। ठीक है, शहादत खान के अंतर्गत अवध को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। शहादत खान का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था सफदरजंग, और सफदरजंग को मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल साम्राज्य में एक पद प्राप्त था जिसको कहते थे वज़ीर। ठीक है, सफदरजंग को एक पद प्राप्त था वज़ीर, जिसके कारण अवध के नवाब को नवाब कहा गया। ठीक है, सफदरजंग के बाद सफदरजंग का एक उत्तराधिकारी आया जिसका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला वही शुजाउद्दौला था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में उतरा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखवाया बेटा, ये क्या है, सफदरजंग ने अवध राज्य की स्थापना की, अब अवध राज्य को स्वतंत्र बनाया। और सफदरजंग के बाद एक उत्तराधिकारी आया जिसका नाम था सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग को क्या कहते थे, जिसको नवाब वज़ीर का पद प्राप्त था मुग़लों से, और इसीलिए अवध के नवाब को क्या कहा गया, नवाब कहा गया। और सफदरजंग का एक उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था शुजाउद्दौला। यह वही शुजाउद्दौला था जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उतरा था। ठीक है, इतना लिखना है इसमें। फिर इसके बाद तीसरा होगा हैदराबाद। तीसरा होगा आपका हैदराबाद, सी नंबर, हैदराबाद। हैदराबाद में हेडिंग डाल के आपको लिख देना है कि सबसे पहले नंबर हैदराबाद में आपको देखते हैं। हैदराबाद में आपको लिखना है मुग़ल साम्राज्य के द्वारा वज़ीर का प्राप्त किए हुए, वज़ीर का पद मुग़ल साम्राज्य ने दिया था। मुग़ल साम्राज्य के द्वारा वज़ीर का पद प्राप्त किए हुए निज़ामुल मुल्क नाराज़ हुआ क्योंकि उसको नीति निर्धारण की छूट नहीं दी जा रही थी। इस वजह से उसने वज़ीर के पद को त्यागते हुए दक्षिण की ओर पलायन कर गया और हैदराबाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्या था, एक अधिकारी था जिसका नाम था मुग़लों में निज़ामुल मुल्क। तो उस निज़ामुल मुल्क को मुग़ल साम्राज्य ने एक पद दिया था जिसका नाम था वज़ीर। ठीक है, और वज़ीर पद था और उसको वहाँ पर वज़ीर का पद प्राप्त था। ठीक है, वज़ीर के पद का मतलब होना कि अभी पीछे बता चुके हैं, नवाब होना। और नवाब के पास दो प्रकार के अधिकार हुआ करते थे, एक प्रशासनिक अधिकार, दूसरा होता था दीवानी अधिकार। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार में आप प्रशासन को देखते थे और दीवानी अधिकार में रेवेन्यू या कर व्यवस्था को देखा करते थे, टैक्स वगैरह व्यवस्था को देखा करते थे। तो वो क्या करता था निज़ामुल मुल्क, तो अब उसको नवाब का पद तो प्राप्त था ही, जिस क्षेत्र का नवाब का पद प्राप्त था वो उस क्षेत्र में क्या करना चाह रहा था, अपनी नई नई नीतियाँ लाना चाह रहा था जो मुग़लों के द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जाता था। तब वो उसको नीति निर्धारण की व्यवस्था की छूट नहीं दी जा रही थी, तब उसने वज़ीर के पद को छोड़ दिया और दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गया और दक्षिण भारत में हैदराबाद में रुककर उसने एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर दी। ठीक है, अब दूसरा आपको देखना है, हेडिंग डाल लीजिए विद्रोह के द्वारा राज्य। दूसरा डाल लीजिए विद्रोह के द्वारा राज्य, और विद्रोह के द्वारा राज्य में आपको लिख देना है 4। ए नंबर लिखना है सिख, बी नंबर लिखना है मराठा राज्य, और सी नंबर लिखना है जाट राज्य, और चौथा नंबर लिखना है रोहिला राज्य। ठीक है, फिर अब इसमें ए पॉइंट लिखिए सिख राज्य। सिख राज्य, और सिख राज्य में आप लिखें, सिख राज्य डाल लोगे ना, समझ रहे हो ना, सिख राज्य डाल लीजिए। सिख राज्य में आपको लिखना है सिख राज्य। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक थे। ठीक है, और आगे चलकर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव
गुरु अर्जन देव ने अमृतसर को अपना आधार बनाया। सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने सिख पंथ के संस्थापक सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। आगे चलकर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने अमृतसर को आधार बनाया। ठीक है, आधार बनाया। फिर यहाँ पर मुगलों के द्वारा इनका संघर्ष स्टार्ट हुआ और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को शहादत प्राप्त हुई, शहादत मिली। फिर इसके बाद शहादत प्राप्त होने के बाद सिख समुदाय एक सैनिक शक्ति के रूप में उभर कर आया और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की और 1762 में या 1764 में एक नए राज्य की स्थापना की। ठीक है, मतलब ये था सिख पंथ का संस्थापक गुरु नानक देव थे। ठीक है, फिर इसके बाद सिखों के 5वें गुरु आए। तो 5वें गुरु आए जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने अमृतसर को आधार बनाया और सिख पंथ में समुदाय की भावना यानी एकता की भावना अच्छी थी, मजबूत थी। क्यों? क्योंकि इनके इस पंथ में, सिख पंथ में लंगर और संगति लगाने का प्रचलन था, इस वजह से इनमें एकता थी। फिर इसके बाद मुगलों के साथ इनका संघर्ष हुआ जिसके कारण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को शहादत मिली। शहादत मिलने के बाद सिख पंथ एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरने लगा क्योंकि इन लोगों में एकता थी। ठीक है, एकता होने के बाद फिर इनको शहादत मिली 5वें गुरु और 9वें गुरु को, तो वो सैन्य शक्ति के रूप में उभरने लगा। फिर आगे चल के सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह और गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर दी। खालसा की स्थापना के बावजूद एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर के आया सिख पंथ और फिर यहाँ पर उसने अमृतसर को एक अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ओके, फिर दूसरा आपको देखना है मराठा, ए नंबर हो गया। दूसरा आपको देखना है बी नंबर, मराठा राज्य। ये विद्रोह द्वारा राज्य जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध करके अपना राज्य बनाया। ठीक है, आप दूसरा देखना है मराठा राज्य और मराठा राज्य में आपको क्या लिखना है कि मराठा राज्य की नींव शिवाजी ने रखी। मराठा राज्य की नींव, स्टेट की नींव शिवाजी ने रखी। आगे चलकर पेशवाओं के अधीन मराठा एक एम्पायर के रूप में परिवर्तित होने लगा और मराठा साम्राज्य इतनी तेज़ी से ग्रो करने लगा कि एक समय ऐसा लगा कि ये मुग़ल साम्राज्य को विकल्प दे सकता है, टक्करी दे सकता है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत निकली क्योंकि मराठे अफगानों के द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, मराठा राज्य की नींव किसने? शिवाजी ने रखी। फिर आगे चल के पेशवाओं का टाइम आया तो मराठा शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि एक अपना एम्पायर साम्राज्य बनाने लगे और एक समय ऐसा लगने लगा था कि ये मुग़ल साम्राज्य को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये धारणा गलत निकली क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हो गए। ओके ना, इनके पराजित का कारण क्या था? ये क्या करते थे, जिस राज्य को दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि आप जानते हो मराठा, ये थोड़ा देख पा रहे हो, मराठा यहाँ पर रहता, यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर इनका विस्तार कर रहे थे और जिस क्षेत्रों को ये जीत रहे थे वहाँ से उस संसाधनों का दोहन करते थे और वहाँ पर रहने वाले लोगों को चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर प्राप्त किया करते थे। ठीक है, और ये क्या है, अस्थायी है ना, कोई स्थायी बिजनेस करने का प्रयास नहीं किया, अस्थायी जो मिल गया ले लो। ठीक है, तो इस वजह से सक्सेस नहीं हो। दूसरा पॉइंट ये है सक्सेस ना होने का इनके कारण क्योंकि ये संकट के समय भी मोर्चे नहीं संभाल पाते थे, एकता नहीं कर पाते थे। और तीसरा ये होता है जिस राज्य को यह जीतते थे वहाँ पर कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देते थे। यही कारण था मराठा राज्य
शक्ति कमज़ोर हो गई बाद में, ठीक है ना। और तीसरा देखना है आपको जाट। जाट हेडिंग डाल लीजिए आप, जाट डालेंगे तीसरे नंबर की, जाट राज्य कैसे बना, अस्तित्व में आया, तो आप जाट लिखेंगे। यह किसानों और जमींदारों का एक समूह था, किसानों और जमींदारों का समूह था। औरंगजेब के टाइम पर, औरंगजेब के समय पर इसका नाम था गोकुल राज, और गोकुल राज इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लो। हाँ, गोकुल राज और राजा राम जाट ने एक विद्रोह किया और जाट राज की शुरुआत नींव रखी, लेकिन औरंगजेब ने उनके विद्रोह को दबा दिया। फिर आगे चलकर औरंगजेब के मृत्यु के बाद आगे चलकर दो आए या एक आया जिसका नाम था, दो आए, चुरामन राज और बदन सिंह राज। चुरामन राज और बदन सिंह राज ने क्या किया, फिर अपने एक जाट राज्य की स्थापना की, ठीक है, ओके ना। फिर चौथा देखना है आपको रोहेला। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा नाम पर याद रखना, रोहेला। रोहेला राज्य की स्थापना कैसे हुई, रोहेला राज्य को देखना है, यह अफगानों का समूह था। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले नंबर मराठे के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तो अफगान से अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली अपने साथ बहुत सारे अफगानी लाया था। उस युद्ध के बाद कुछ अफगानी यहाँ पर रुक गए थे, ठीक है, तो वो अफगानों का समूह था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग व्यक्ति रुक गए थे, इतना समझिए। अब इसको देखिए, रोहेला राज। रोहेला राज कुछ अफगानों का एक ऐसा समूह था, कुछ अफगानों का एक ऐसा समूह था जो मुगलों के अंदर, मुगलों के अंदर नहीं था, विद्रोह किया था जिसने, ठीक है। रोहेलों का एक ऐसा समूह था जिसने अपने एक स्वतंत्र राज्य रोहेला की स्थापना की। इतना लिख लो बस, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब देखना है मुगलों की पर्दी के बाहर का राज। मुगलों की पर्दी के बाहर के राज में आपको क्या देखना है, मैसूर। तो मैसूर हेडिंग डालो ए नंबर की, उसमें मैसूर में आप लिखें मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी राज था। यानी भारत में मुगल साम्राज्य था और दक्षिण में एक विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य से ही निकला था ये मैसूर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें कि मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी राज्य था, जिसके शासक ओडियार वंश के शासक थे, जिस पर दो हिंदू शासक राज कर रहे थे, जिनका नाम था देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज के टाइम पर ही एक योद्धा उनमें सेना में भर्ती हुआ जिसका नाम था हैदर अली, ठीक है। और हैदर अली ने फिर एक राज अपना स्थापित कर लिया उनसे छुड़ाकर, जिसका नाम था मैसूर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें अगर डायग्राम के थ्रू कि ये सब मान लो कि ये आपका हो गया है मैसूर, और ये मैसूर एक विजयनगर साम्राज्य था। मतलब यहाँ मान लो विजयनगर साम्राज्य, लेट्स सपोज समझाने के लिए विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य में ओडियार वंश का शासक था, और तब उस समय राजा कौन थे, दो हिंदू शासक देवराज और नंदराज। देवराज और नंदराज जो थे उनकी सेना में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था हैदर अली, और हैदर अली ने बाद में देवराज और नंदराज से इतने राज्य को छीन लिया जिसका नाम था मैसूर, ठीक है। समझ में आ गया ना मैसूर कैसे आया, ठीक है। मैसूर हैदर अली के बाद उसका उत्तराधिकारी जिसका पुत्र नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान आएगा। फिर एक त्रावणकोर लिखिए। त्रावणकोर बेटा यहाँ होगा केरल राज्य में, ठीक है। तो त्रावणकोर में दो लाइन आपको देखनी है, तो आप लिखेंगे केरल के त्रावणकोर में, केरल त्रावणकोर जो केरल के पास है, ऐसा लिख लो। त्रावणकोर में आप लिख देंगे सीधा खा कि त्रावणकोर मार्तंड वर्मा के अंतर्गत त्रावणकोर राज्य की स्थापना की गई, ठीक है ना। क्लियर होगा ये सारे पॉइंट, ओके। तो विद्रोह क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति पता चल गई। फिर इसके बाद देखेंगे मूल्यांकन।
मूल्यांकन, फिर इसके ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो मूल्यांकन देखते हैं, किसका मूल्यांकन देखना है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन देखना है। 18वीं सदी का ही नहीं देखना, 18वीं सदी में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आ जाएगा। 18वीं सदी के पूर्वार्ध का मूल्यांकन देखना है और मूल्यांकन में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां देखनी है। तो हेडिंग डाल लीजिए 18वीं सदी का मूल्यांकन, और यहाँ पर हम समझाने के लिए 2 बॉक्स लेते हैं। परंपरागत विचार, दूसरा होगा वैकल्पिक, ऑप्शनल। वैकल्पिक विचार क्या था, इसमें मूल्यांकन में आपको देखना है मूल्यांकन कैसे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यांकन देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। 2 विचार होते हैं, एक होता है परंपरागत विचार, एक वैकल्पिक विचार। परंपरागत विचार मान के जी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया विचार था, है ना, ब्रिटेन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा विचार था आपका, अंग्रेजों के द्वारा था दिया गया था, ठीक है। और ये था भारतीय का नया विचार है, भारतीय द्वारा दिया गया विचार। तो अब देखेंगे, आप खुद क्लियर करेंगे कौन सा विचार सही था। तो सबसे पहले परंपरागत विचार को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे परंपरागत विचार में। परंपरागत विचार में आपको पहला पॉइंट डालना है, यानी अंग्रेजों को तर्क किया था। परंपरागत विचार में अंग्रेज कहते थे कि यह समय 18वीं सदी का पूर्वार्ध, 18वीं सदी का यह समय अंधकार का समय था और संकट का समय था, पहला पॉइंट, ठीक है। अंधकार और संकट का समय था क्योंकि इस समय एक विशाल मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, ठीक है ना। फिर दूसरा इनने अपना तर्क दिया कि दूसरा तर्क ये था, इस समय आर्थिक स्थिति दयनीय पर थी, मतलब आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी मुगल साम्राज्य की, ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी मुगल साम्राज्य की। फिर थर्ड तर्क दिया उन लोगों ने कि थर्ड में जब इस समय कला एवं साहित्य को संरक्षण जो दिया जा रहा था पहले, वो समाप्त होने लगा, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति का टूटकर बिखर रही थी, ठीक है। तो मतलब कि अगर अंग्रेजों ने ये तर्क दिया कि पहला तर्क परंपरागत विचार, जैसे उन्होंने कहा कि इस समय भारत के लिए संकट और अंधकार का समय था क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य बिखर कर टूट रहा था, ठीक है। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि इस समय मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी, आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो रहा था, ठीक है। और तीसरा दिया कि मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसकी भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन मुगल साम्राज्य जैसे ही टूटता जा रहा था तो उसके संरक्षण की कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो इसलिए से भारतीय कला एवं संस्कृति का भी खंडन हो रहा था, वो टूटकर बिखर रही थी, ठीक है। उन्होंने ऐसा तर्क क्यों दिया, इसलिए दिया कि आप सोचिए कि जैसे कि वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए यह तर्क देते हैं। वो कहते थे जैसे ही हम भारत में आ रहे थे तो हमने यहाँ आकर देखा कि हम बिल्कुल अंधकार और संकट का समय था, पैसे की प्रॉब्लम थी, यहाँ की कला एवं संस्कृति का दोहन हो रहा था, टूट कर बिखर रही थी। फिर हम आए भारत में और हमने उन्हें उसको कला एवं संस्कृति को संरक्षण दिया, भारत का ग्रो किया, ठीक है, और ये उस भारत को हमने संभाला। वे अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये तर्क देते हैं। लेकिन भारतीयों का विचार देखिए, भारतीयों का विचार या जिसको वैकल्पिक विचार कहते हैं, इन्होंने इन्हीं के तीनों पॉइंट को खंडित किया है, काटा है, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने किया कि ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि यह समय संकट का समय था, यह समय संकट का समय था, लेकिन इस मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो राज अस्तित्व में आए, जैसे कौन कौन सा, उत्तराधिकारी राज आया, उत्तराधिकारी का विद्रोह द्वारा जो राज स्थापित हुए, और मुगल साम्राज्य की परिधि के द्वारा जो राज स्थापित हुए, ठीक है, उन्होंने तो व्यवस्था को फिर संभाला। समझ रहे हैं ना बात को, मतलब मुगल साम्राज्य तो ठीक है, मुगल साम्राज्य टूट रहा एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन जो आगे फिर इसके बाद मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो राज अस्तित्व में आए, फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था को संभाला, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसके बाद उनकी कट गई
पहला पॉइंट उनका कट कर दिया, इस वाली बात ने उसको कट कर दिया, ठीक है। और फिर दूसरी बात देखिए कि उन्होंने कहा आर्थिक स्थिति का दोहन खत्म, दयनीय थी, कंडीशन डाउन थी। तो अपन इस संबंध में तर्क ये दे सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कहाँ डाउन थी, कहाँ डाउन थी। आर्थिक स्थिति इसलिए डाउन नहीं थी, आप सोचिए ज़रा कि थोड़ा पीछे विश्व इतिहास में जाइए, विश्व इतिहास में आप ज़रा देखिए, ये इस समय यूरोपीय कंपनियों का भरपूर आगमन हो रहा था। यूरोपीय कंपनियां व्यापार के उद्देश्य से भारत में आ रही थी इसी समय, ठीक है। इसी समय यूरोपीय कंपनियां आ रही थी व्यापार के लिए, कच्चे मसाले, कपास, कपड़े, सूती वस्त्र के लिए। तो वो भरपूर मात्रा में कीमती धातुएं, चांदी और सोने की वस्तुएं ला रही थी भारत में। यहाँ कहाँ स्थिति उल्टा आ रहा था, अपने पास सोना और चांदी उस समय आ रहा था। तो आर्थिक स्थिति तो डाउन कहने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ, आपकी बात दिमाग में आ रही है ना, ठीक है। आर्थिक स्थिति, और तीसरा बात उन्होंने क्या कहा था अंग्रेजों ने कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था तो भारतीय संस्कृति का भी दोहन खत्म हो रही थी, टूट रही थी, ठीक है, संरक्षण समाप्त हो रहा था, ठीक है। तो ये बात भी तो बिल्कुल गलत है कि अगर हम कह सकते हैं इसमें कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन आप थोड़ा मेरी बात तो सुनिए कि जब मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो राज्य अस्तित्व में आए, उत्तराधिकारी राज, विद्रोह द्वारा राज और परिधि के बाहर के जो राज्य अस्तित्व में आए, फिर बाद में उन्होंने तो भारतीय संस्कृति को संरक्षण दिया। हाँ सही बात है, पहले मुगल साम्राज्य था वो संरक्षण दे रहा था, लेकिन जब इसके बाद फिर जो राज्य आए, बंगाल, अवध, मैसूर, अवध जो भी आए, फिर उन्होंने उसको भारतीय संस्कृति को संरक्षण दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हमें यही लिखना है, दो प्रकार के मत होते हैं, एक वैकल्पिक परंपरागत विचार, और परंपरागत विचार में ये दिस पॉइंट 3 पॉइंट लिख देना है, और दूसरा विचार भारतीय विचार जिसको कहते हैं वैकल्पिक विचार, और वैकल्पिक विचार में इसका खंडन कर दिया, और इसका खंडन सेकंड ने इसको, थर्ड को इसको, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर फिनिश हो गया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में आपको सिर्फ 3 ही चीज़ पढ़नी थी, और ये तीनों हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा लेक्चर जो होगा वो 18वीं सदी का उत्तरार्ध होगा, फिर उसकी अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस बनाएंगे। अप्रोच ऑफ सिनॉप्सिस बनाने के बाद हम फिर उस पर काम करेंगे, वो थर्ड लेक्चर में कवर करवाऊँगा। ओके, डन।